हाय गाइस, भरत हियर एंड एक और लेक्चर आपके पास इंडियन पॉलिटी का ले आया हूँ। दिस इज यूपीएससी क्रैश कोर्स एंड इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ने वाले हैं विदाउट फर्दर अडू स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये चैप्टर को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बताऊंगा बिकॉज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, और स्टेट में भी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टैब्लिश किया गया है उसी प्रकार स्टेट में भी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिस प्रकार एनएचआरसी स्टैट्यूटरी है, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के द्वारा जो है इनैक्ट करके बनाया गया है, ठीक है। तो उसमें आप याद रखिएगा कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में ना ही सिर्फ एनएचआरसी के बारे में प्रोविजन है बल्कि ऑल्सो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का प्रोविजन भी उसमें दिया गया है। और 26 स्टेट्स ने अभी करंटली जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एस्टैब्लिश किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे लक्ष्मीकांत की जो भी लेटेस्ट एडिशन होगी उसमें जो भी फिगर दिया होगा उसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा, या फिर करंट अफेयर्स आप अगर फॉलो करते हैं तो उसमें आपको आसानी से आप इस चीज़ को ढूंढ सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द 6th एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत 26 स्टेट्स ने अभी तक के नेशनल स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को एस्टैब्लिश किया हुआ है उस एक्ट के थ्रू, राइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये वाला पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे कॉमन सेंस से भी वैसे इजीली आप समझ सकते हैं कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन खाली ह्यूमन राइट्स के उन्हीं मैटर्स के वायलेशन पे इंक्वायर कर सकते हैं जो कि स्टेट लिस्ट में या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अमंग द सेंटर एंड द स्टेट्स, जिसमें 3 लिस्ट जो है मेंशन की गई हैं, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन उन्हीं मैटर्स में इंक्वायर कर सकता है जो कि स्टेट लिस्ट के अंडर में आते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर में आते हैं, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में पावर्स जो है वो दोनों ही सेंटर और स्टेट के पास होती है, लेकिन अगर सेंटर वाले अथॉरिटी जो है कोई डिसीजन देती है तो वो प्रिवेल करता है, राइट। सो ये चीज है। अच्छा, however if any such case is being inquired by NHRC then state human rights commission does not inquire। ऑब्वियसली बात है कि अगर NHRC ऑलरेडी उस केस को देख रहा है तो फिर ऑब्वियसली स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की फिर उस बात पे पावर नहीं होगी। The central government may confer upon the state human rights commission functions relating to human rights being discharged by the union territories except the union territory of Delhi। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट्स के लिए तो चलिए स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो बन चुके हैं, लेकिन कोई आदमी सवाल पूछ सकता है कि फिर भैया यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या होगा। यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग से यूनियन टेरिटरीज में नेशनल मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन ना बना के सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि किसी भी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर वो यूनियन टेरिटरीज के इंक्वायर मैटर्स को जो है सौंप सकता है। यानी कि सपोज लेट से पंजाब का ह्यूमन राइट्स कमीशन है तो वो चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी को के जो भी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो ले सकता है। एक एग्जांपल के लिए दिल्ली को छोड़ दिया जाए बिकॉज दिल्ली नेशनल कैपिटल है, तो वहाँ के ह्यूमन राइट्स जो है मैटर्स वो प्रोबेबली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो देखेगा। देखिए क्लियरली लिखा हुआ नीचे, फंक्शंस रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स इन केस ऑफ दिल्ली आर टू बी डेल्ट बाय द एनएचआरसी ओनली। मतलब कि दिल्ली क्योंकि कैपिटल है तो दिल्ली में हद से ज्यादा सेंसिटिव केसेस भी हो सकते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में भी केसेस हो सकते हैं, तो एनएचआरसी और एनएचआरसी दिल्ली में जो है ऑलरेडी हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश भी कर रखे हैं उसने, तो वो उसके लिए ईजी पड़ेगा, इसलिए एनएचआरसी डायरेक्टली मैटर्स को देखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पोजिशन, जैसे कि हमने वहां पे डिस्कस किया कॉम्पोजिशन, यहाँ पे भी कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। सो ऑब्वियसली मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें चेयरपर्सन के साथ साथ 2 मेंबर और होते हैं। वहां पे अगर आपको याद हो तो चेयरपर्सन के साथ 5 मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे चेयरपर्सन के साथ सिर्फ 2 मेंबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयरपर्सन कौन होना चाहिए? रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जज ऑफ द हाई कोर्ट। वहां पे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो चेयरपर्सन यहाँ पे है, या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट होगा, ठीक है, सिटिंग जज। और अगर आप पूछें कि मेंबर्स कौन होंगे, मेंबर्स जो है सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होगा एक तो, या फिर डीजे इन द स्टेट विद मिनिमम ऑफ 7 years ऑफ एक्सपीरियंस एज डीजे एंड अ पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुई हो। यानी एक बंदा, 3 में से एक बंदा तो वही होगा जिसके पास ह्यूमन राइट्स का प्रैक्टिकल काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, एक होगा डीजे जिसका 7 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम, और एक होगा हाई कोर्ट का जज, राइट, सर्विंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज। तो ये 3 मेंबर्स हो गए। तो वहां पे भी जो 5 मेंबर्स हैं और यहाँ पे जो 3 मेंबर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ओके। ये देखिए
अच्छा, अपॉइंटमेंट की अगर बात करें, ऑब्वियसली स्टेट के सारे जो अपॉइंटमेंट्स हैं हमारे गवर्नर करते हैं। यहाँ पे भी एक कमेटी बनती है गवर्नर को रेकमेंड करने के लिए। वहां पे भी अगर आपको याद हो 6 मेंबर कमेटी बनती है, यहाँ पे भी कमेटी बनती है। कमेटी में होते हैं कौन कौन? चीफ मिनिस्टर होते हैं, हेड स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सिमिलर है दोनों को। आप अगर कंपेयर करेंगे तो स्टेट का होम मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, स्पीकर होगा, और ऑब्वियसली क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता, तो इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे लिखा हुआ है। पर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट में है तो मेरे ख्याल से उस पर्सन को भी मेंबर बनाया जाएगा। बट लेकिन क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल की इतनी ज्यादा पावर्स या इंपॉर्टेंस होती नहीं है, तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है उसको ना भी बनाया जाए। मतलब वो चीज यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। तो आप ये देखिए लिखा हुआ है नीचे, इन केस ऑफ स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, चेयरमैन ऑफ काउंसिल एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द काउंसिल वुड आल्सो बी मेंबर ऑफ द कमिटी। लीजिए क्लियर हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जिन स्टेट्स में होगा तो उनके चेयरपर्सन भी हों। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द काउंसिल वुड आल्सो बी द मेंबर ऑफ द कमिटी। तो एकदम सिमिलर है। अगर आप सेंट्रल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आप बहुत ज्यादा आसानी से इसको याद रख पाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, राइट। अच्छा, सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट को अगर आपको बनाना है मेंबर, तो ऑब्वियसली या फिर डीजे को बनाना है तो किससे कंसल्टेशन लेना पड़ेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ लेना पड़ेगा। वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ लेना पड़ता था, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ लेना पड़ेगा। ठीक, बहुत ईजी है, आसानी से आप कंपेयर करके समझ जाएंगे। अगर टर्म की बात करें तो टर्म या तो 3 years होता है या फिर दे अटेन द एज ऑफ 70 years। सिमिलर है जैसे वहां पे था, राइट, विच एवर इज अर्लियर। रीअपॉइंटमेंट भी इनकी कराई जा सकती है, लेकिन अगर एक बार उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद चेयरमैन और मेंबर्स को दोबारा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दोनों में ही फर्दर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, जैसे कि एनएचआरसी में था। सिमिलर है एकदम। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और थोड़ा सा धीरे धीरे आपको मैं बताता हूँ कि although chairperson and members of SHRC are appointed by governor, they can be removed only by the president and not by the governor। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन हैं, उनको अपॉइंट तो गवर्नर करता है, लेकिन अगर उनको हटाना है तो हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है, गवर्नर के पास पावर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और अगर हम ग्राउंड्स की बात करें तो ग्राउंड एकदम एग्जैक्टली सेम है जैसे एनएचआरसी के लिए होता है। तो ग्राउंड्स आप अगर वो आपको याद होंगे तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे भी, दैट इज इट जज इंसॉल्वेंट, मतलब कि अगर बिल्कुल भिखारी हो गया, पैसे उसके खत्म हो गए, तो उसको हटाया जा सकता है। या फिर अपने टर्म ऑफ ऑफिस में किसी भी और एम्प्लॉयमेंट से पैसा वो लेने लग जाए अगर, तो वहां से हटा सकते हैं। या फिर इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, मतलब माइंड या बॉडी की हालत ठीक नहीं है, बीमार पड़ गया है, तो अनफिट है, तो फिर उस केस में ऑब्वियसली हटाया जा सकता है। अनसाउंड माइंड का है और कोर्ट ने अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है तो फिर उस केस में हटाया जा सकता है, राइट। या फिर कन्विक्ट हो गया किसी केस में और उसको जेल जाने की सजा मिल चुकी है, तो उस केस में ऑब्वियसली उसको हटाया जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स हैं एग्जैक्टली सेम है जैसे कि एनएचआरसी था। बाकी प्रेसिडेंट जो है प्रोवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे भी हटा सकता है, राइट। तो वो चीजें वहां पे भी थी, यहाँ पे भी थी, एग्जैक्टली सेम। लेकिन ऐसे केसेस में ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को जो है मैटर वो सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए रेफर करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट अगर वहां से हाँ बोलता है तो फिर ऑब्वियसली उस ग्राउंड्स पे उसको हटाया जा सकता है। अगर सैलरीज अलाउंसेस की बात करें तो ऑब्वियसली उसको स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन ऑब्वियसली उनके डिसएडवांटेज के लिए इन सैलरीज अलाउंसेस को यूज नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? इन ऑर्डर टू सिक्योर ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, राइट। ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट उनकी सैलरीज को डिसएडवांटेज कर पाएंगी तो फिर ऑटोनॉमी तो रही नहीं, इम्पार्शियलिटी तो रही ही नहीं, फिर तो गवर्नमेंट के अधीन हो गए, गुलाम बन गए, राइट। जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो जो ह्यूमन राइट्स के मैटर्स को लुक इनटू करे, तो इसीलिए ये चीजें प्रोवाइड की जाती है, राइट। अच्छा, फंक्शंस की अगर बात करें तो फंक्शन एग्जैक्टली सेम है जैसे एनएचआरसी के थे, एग्जैक्टली सेम है। जो काम एनएचआरसी पूरे इंडिया में या फिर नेशनल लेवल पे कर सकता है, वही काम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टेट के लिए कर सकता है। तो कोई भी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मैटर हुआ, उसको या तो फिर या तो सुओ मोटो यानी कि खुद खुद से आगे बढ़ के उसको ले सकता है कॉग्निजेंस, या फिर पेटिशन उसको अगर कोई कंप्लेनेंट प्रेजेंट करता है तो वहां पे भी कर सकता है, या कोई कोर्ट का अगर ऑर्डर वहां पे आता है तो वहां से भी कर सकता है। बाकी अगर कोई एलिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वायलेशन ह्यूमन राइट्स का कोई प्रोसीडिंग चल रहा है कोर्ट में, उसमें इंटरवीन कर सकता है। जेल और डिटेंशन प्लेसेस को ऑब्वियसली वो विजिट कर सकता है इनमेट्स की कंडीशन देखने के लिए। मैंने आपको बताया था कि उनकी कंडीशन काफी खराब होती है, वहीं पे मैक्सिमम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, तो वो ऑब्वियसली विजिट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल और अदर लीगल सेफगार्ड जो भी ह्यूमन राइट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं, वो भी ऑब्वियसली वो रिव्यू कर सकता है, राइट, और उनके लिए मेजर्स सजेस्ट कर सकता है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के।
बाकी टेररिज्म और चोरी चकारी और भी क्राइम्स जो होते हैं जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में जो है काम करते हैं, उनको जो है उनको वो कर सकता है, उनके उनके फैक्टर्स को रिव्यू कर सकता है और रिमीडियल मेजर्स जो सजेस्ट कर सकता है। रिसर्च अंडरटेक करता है ह्यूमन राइट के मैटर्स पे। बाकी अवेयरनेस और लिटरेसी लोगों के बीच में जो है वो स्प्रेड करता है। एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं उनको एनकरेज करता है ह्यूमन राइट्स के काम को करने में। इसके अलावा बाकी जो भी कोई काम है जो ह्यूमन राइट्स को यू नो प्रमोशन के लिए या उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे काम को ये जो है एनजीओ वो करता है, राइट। दिस इज द होल थिंग, आई मीन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन करता है। सो नथिंग न्यू, एक भी सिंगल पॉइंट नया नहीं है। अगर आप एनएचआरसी अच्छे से पढ़े होंगे तो सारे के सारे पॉइंट चेप दीजिए, एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वर्किंग की अगर बात करें तो ऑब्वियसली सिमिलर है ये भी। अपना जो प्रोसीजर है एक तो वो खुद रेगुलेट करता है। सिविल कोर्ट की इसके पास पावर्स होती हैं और जो प्रोसीडिंग्स है जुडिशियल कैरेक्टर की होती है, यानी कि जो ऑर्डर सिविल कोर्ट जो है दे सकता है वही सारे ऑर्डर्स जो है एसएचआरसी भी दे सकता है, राइट। बाकी इन्फॉर्मेशन वगैरह गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, अथॉरिटीज उसके सबॉर्डिनेट है वहाँ से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, राइट। कोई भी मैटर जो है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे वहाँ था सिमिलर है कि कोई भी मैटर अगर 1 साल से पुराना हो जाए तो फिर उसमें वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में, 1 साल के अंदर होना चाहिए तभी कर सकता है। बाकी रिकमेंडरी मेजर्स हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकता है कि भाई कंपेंसेशन दे विक्टिम को, या फिर जो पब्लिक सर्वेंट है उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, राइट, प्रोसिक्यूट किया जाए जिसने भी नेशनल ह्यूमन राइट जिसने भी ह्यूमन राइट्स को वायलेट करा है या उसके अगेंस्ट किया है तो उसको प्रोसिक्यूशन के जो है स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे सकता है। या फिर इमीडिएट इंटरिम रिलीफ मिल जाए भाई किसी विक्टिम को जिसके ऊपर वायलेट हुआ है तो वो भी रिकमेंड कर सकता है। या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है ऑर्डर्स और रिट पिटिशन के लिए ह्यूमन राइट वायलेशन की न्याय मांगते हुए। तो ये सारे प्रोविजन एग्जैक्टली सेम है, आप उसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगेन इसमें भी नोट करने की बात है कि ऑब्वियसली जैसे एनएचआरसी के फंक्शन सारे रिकमेंडरी थे, यहाँ पे भी सारे फंक्शन एसएचआरसी के रिकमेंडरी हैं और कोई भी पावर उसके पास पनिश करने के नहीं है क्योंकि ये कोई क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, राइट। सो इवन मॉनेटरी रिलीफ भी, अगर नॉट टू अवॉर्ड एनी रिलीफ इंक्लूडिंग मॉनेटरी रिलीफ टू, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मॉनेटरी रिलीफ भी देने की पावर्स इनके पास नहीं है, यानी कि रिकमेंडरी पावर्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई विक्टिम हुआ है तो उसको ये पैसा दे दें, कंपनसेशन खुद से दे दें, या इनके जो है कहने पे कंपलसरी गवर्नमेंट को देना ही देना पड़ेगा। इट विल बी अ रिकमेंडरी थिंग, तो ये कोई कंपलसरी चीज नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि इसके पास रिकमेंडरी पावर्स है, राइट। सो वही लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है सारे के सारे, लेकिन ऑब्वियसली रिकमेंडेशंस को जो है इन्फॉर्म उसके बारे में करना पड़ेगा और उसमें जो एक्शन लिया गया है उसको 1 महीने के अंदर जवाब जो है सरकार को देना पड़ेगा, दैट इज देयर। बाकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ऑब्वियसली जो है स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करता है जिसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्लेस किया जाता है, एंड मेमोरेंडम ऑफ एक्शन वगैरह जो है वो साथ में रिकमेंडेशंस के साथ प्लेस किया जाता है, और क्यों चीज़ें जो है वो एक्शन ली गई हैं, क्यों एक्शन नहीं लिए गए, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स जो है सामने सबमिट की जाती हैं। तो ये चीज़ें एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे एनएचआरसी में होता है। अब ये थोड़ा नया है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट था हमारा 1993 का, इन्होंने एक स्पेशल कोर्ट्स के एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी जो है प्रोविजन दिया गया है, जिनको ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। और ये कोर्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ वायलेशन में। मतलब कि क्या होता है कि देखिए ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन होते हैं वो बहुत ही लोएस्ट से लोएस्ट लेवल पे हो सकते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँ तो डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ा हो गया, घर के अंदर भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, टॉर्चर हो गया, रेप हो गया, या किसी भी तरीके की चाइल्ड अब्यूज हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ही हैं। तो घर घर पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो सकता है, तो अब किसी एक गरीब या आम इंसान को अपने न्याय के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए अगर जाना है तो वो कहाँ जाएगा। तो इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ने ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स के एस्टेब्लिशमेंट का प्रोविजन दिया है डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में, कि कोई भी अग्रीड बंदा वहां पे जाके स्पीडी ट्रायल ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो करवा सकता है, राइट। और ये जो कोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट सेटअप कर सकता है विद द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली है तो भाई सारे के सारे स्टेट का एपेक्स जो कोर्ट है वो तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट है, तो कोर्ट से रिलेटेड कोई भी मैटर्स होंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सजेशन के बाद ही लिया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बट लेकिन प्रोविजन दिया गया है ह्यूमन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं जहां पे उनको लगता है कि बहुत ज्यादा वायलेशंस हो रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉर एवरी ह्यूमन राइट्स कोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाइज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अपॉइंट्स एन एडवोकेट हु हैज प्रैक्टिस 7 years एज अ स्पेशल पब्लिक। तो ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या कहते हैं 7 साल एटलीस्ट एक्सपीरियंस वाले एडवोकेट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करती है, जो स्पेशल ह्यूमन राइट्स के मामलों में ही डील करता है,
तो वो फिर भाई ह्यूमन राइट्स के केसेस को लड़ता है, वहाँ पे जा करके रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट छोटा सा पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, प्रीलिम्स में छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है ह्यूमन राइट्स कोड से रिलेटेड। अब कुछ अमेंडमेंट जो है 2019 में किए गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो एक्ट है उसमें 2019 में अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है। तो अगर आप लक्ष्मीकांत की पुरानी एडिशन पढ़ रहे हैं तो ये वाला सेक्शन आपको उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि नई एडिशन जरूर आप लें, एक बार देखें उसमें क्या पॉइंट्स ऐड हुए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो वहां से भी आपको नॉलेज मिल सकती है। तो ये सभी पॉइंट्स जो आठों के 8 पॉइंट्स हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक करके देख लेते हैं क्या पॉइंट्स हैं। पहला यह है कि प्रोवाइडेड दैट पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो मेड एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन एडिशन टू द पर्सन हु हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले यह था कि जो भी बंदा चेयरपर्सन होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा एनएचआरसी का, वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होगा। लेकिन अभी 2019 में उन्होंने बोला है कि जो जज है सुप्रीम कोर्ट का उसको भी चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी के चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी अपॉइंट किया जा सकता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि पुराने लक्ष्मीकांत के एडिशन जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको ये वाला पॉइंट हो सकता है मिस कर जाए। तो पहले ये था कि सिर्फ चीफ जस्टिस जो है वही अपॉइंट हो सकता है, अभी जज को भी किया जा सकता है। बाकी इट इंक्रीज नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी who are having appointed from knowledge from practical experience with human rights from 2 to 3 out of which at least one has to be a woman। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी नया प्रोविजन है। पहले ये था कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं वो 2 होने चाहिए एटलीस्ट, अभी इन्होंने 3 कर दिया और एक उसमें से लेडी को अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई चलो विमेन के भी रिप्रेजेंटेशन वहां पे होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन बहुत ज्यादा, इसीलिए इन पॉइंट्स को मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। बाकी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस और नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एज वेल एज चीफ कमीशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज द एक्स ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड वाला, कि ये भी सारे जो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स आपको मैंने 7 मेंबर्स बताए थे एनएचआरसी के, वो जो है वो पहले नहीं थे, राइट। लेकिन अभी रिसेंटली नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स या फिर चीफ कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडी पीपल, इन सभी के जो चेयरपर्सन हैं या लोग हैं ये सब भी एक्स ऑफिशियल मेंबर्स एनएचआरसी के बनेंगे। ये भी नया अमेंडमेंट हुआ है। अच्छा, टर्म भी जो है रिड्यूस किया गया है, ठीक है। पहले 5 साल का टर्म हुआ करता था मेंबर्स का, अभी 3 साल का कर दिया गया है। इट ऑल्सो मेड देम एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो पहले रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी इनको रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल कर दिया है और टर्म को रिड्यूस करके 3 साल का कर दिया, राइट। तो ये सारे आपको पुराने लक्ष्मीकांत के एडिशन में नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी हाईली इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है इसलिए। Again, it provided that person who has been a judge of a high court is also eligible to be appointed chairperson of state human rights। Exactly similar कि जैसे कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन पहले सिर्फ चीफ जस्टिस को अपॉर्चुनिटी मिलती थी जो है चेयरपर्सन बनने की, लेकिन अभी अमेंडमेंट करके उन्होंने बोला कि जज को भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, राइट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूनियन टेरिटरीज वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कन्फर अपॉन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन फंक्शन रिलेटिंग टू यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दैट ऑफ द दिल्ली, राइट। ये भी जो पॉइंट मैंने आपको अभी बताया, ये वाला भी पॉइंट पहले नहीं क्लियर था या पहले इस चीज के बारे में क्लैरिटी नहीं थी कि कैसे होगा, लेकिन 2019 में अमेंड करके दिया गया है कि यूनियन टेरिटरीज में जितने भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को प्रोवाइड कर देगी, एक्सेप्ट दिल्ली जहां का एनएचआरसी जो है खुद वायलेशन ऑफ मैटर्स देखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्रीलिम्स में बिल्कुल ये सवाल आ सकता है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। It provided the Secretary General of the National Human Rights Commission shall exercise all administrative and financial powers except judicial function and the power to make regulations subject to control of the chairperson। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेक्रेटरी जनरल को भी जो है पावर जो है दी गई है 2019 में। पहले ऐसा नहीं था, पहले चेयरपर्सन के अंडर में सब कुछ था, अभी लेकिन सेक्रेटरी जनरल को भी एनएचआरसी के पावर दिए। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स के हाथ में होंगी, जुडिशियल फंक्शन नहीं होंगे, जो सिविल कोर्ट वाले वो नहीं होंगे, लेकिन वो सब बाकी जो है चेयरपर्सन के अंडर में होंगे, राइट। वो सब चेयरपर्सन के होंगे, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर सेक्रेटरी जनरल के अंडर में होगी। It provided that Secretary of the State Human Rights Commission shall exercise all administrative and financial powers। Similarly, स्टेट में सेंटर में सेक्रेटरी जनरल है तो स्टेट में जो है सेक्रेटरी होगा, उसके पास सारे के सारे जो पावर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल वो आपके वहां पे पाए जाएंगे। तो ये आपका बेसिक कुछ 8 पॉइंट्स थे जो 2019 में जो अमेंड किए गए, इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, बहुत ही छोटा चैप्टर दोस्तों,
इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू NHRC। तो जब आप पढ़ेंगे तो दोनों चैप्टर्स को एक साथ पढ़िएगा और आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत आसानी से दोनों चैप्टर्स की हो जाएगी। प्रीलिम्स में अगर छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, राइट। सो keep studying, keep watching the lectures, and have a very beautiful day, week, and very best of luck for your exams. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।